जब हम जदीद साइंस की बात करते हैं तो जहन में अक्सर कुछ खास नाम और जगह ही आती हैं, है ना? लेकिन तारीख में एक पूरा सुनहरी दौर ऐसा भी गुजरा है जिसने हमारी आज की दुनिया की बुनियादें रखीं। एक ऐसा दौर जिसके बगैर आज के मेडिकल साइंस का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो आइए उन नादीदा अजीम साइंसदानों की कहानी शुरू करते हैं। तो ये सवाल कि जदीद तिब की बुनियादें आखिर रखी कहाँ गईं, अक्सर इसका एक बहुत सीधा सा तयशुदा जवाब मिलता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि जदीद तिब और बायोलॉजी की जड़ें इस जगह से कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी हैं जिसका आम तौर पर जिक्र किया जाता है। 7 सदियों तक, जी हाँ 700 साल से ज़्यादा, दुनिया में इल्म और तहकीक का मरकज़ एक ऐसी तहजीब थी जिसने ना सिर्फ पुराने इल्म को महफूज किया बल्कि उसे एक बिल्कुल नई बुलंदी पर पहुंचा दिया और दुनिया को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसमें गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं 8वीं से 15वीं सदी के इस्लामी सुनहरी दौर की। ये वो वक्त था जब साइंस सिर्फ किताबों और फलसफियाना बहसों से निकालकर हकीकी दुनिया में लाया गया। साइंसदान अब सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि क्या हो सकता है, बल्कि वो ये देख रहे थे कि असल में क्या हो रहा है। और ये बहुत बड़ी तब्दीली थी जो आई थी तजर्बात और गहरे मुशाहिदात से। हर बड़ी दरियाफ्त का आगाज एक बहुत ही सादा कदम से होता है, यानी मुशाहिदा। तो ये कहानी उन पहले मुफक्करीन से शुरू होती है जिन्होंने अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया को खुली आंखों से देखा, उसे रिकॉर्ड किया और उसकी दर्जाबंदी करना शुरू की। जाबिर बिन हयान और अल फराबी जैसे अजीम मुफक्किरों को ही देख लें। उन्होंने पौधों पर अल नबातात और जानवरों पर अल हैवान जैसी किताबें लिखीं। ये सिर्फ लिस्टें नहीं थीं, बल्कि ये फितरत को एक मुनज़्ज़म तरीके से समझने की पहली संजीदा कोशिशें थीं जिन्होंने बायोलॉजी के इल्म की बुनियाद रखी। अब अल जाहिज़ के काम के बारे में जो चीज़ वाकई कमाल की है वो है उसकी गहराई। उनकी किताब अल हैवान सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं थी, नहीं, ये जिंदगी के पेचीदा निज़ामों का एक बहुत गहरा मुताला था। क्या यह हैरत अंगेज नहीं कि 9वीं सदी में अल जाहाज चींटियों के सामाजी निज़ाम, फूड चेन और जानवर एक दूसरे पर कैसे इन्हिसार करते हैं, उन जैसे मौज़ूआत पर लिख रहे थे। ये तो वही कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आज हम इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर कहते हैं। मतलब ये है कि वो अपने वक्त से सदियां आगे की सोच रहे थे। अच्छा, तो इन मुफक्करीन ने हयातियात की एक वसी तस्वीर पेश की, लेकिन इल्म को मज़ीद गहराई में ले जाने के लिए कुछ साइंसदानों ने एक कदम आगे बढ़ाया और किसी एक शोबे का माहिर बनने का फैसला किया। अब्दुल मलिक असमाई की मिसाल ले लें। वो एक हकीकी माहिर थे। उन्होंने सिर्फ जानवरों का मुताला नहीं किया बल्कि उन पर महारत हासिल की। उन्होंने एक पूरी किताब अल खैल सिर्फ घोड़ों पर लिख दी, और फिर एक और किताब अल उबुल जो मुकम्मल तौर पर ऊंटों के लिए वक्फ थी। ये इंतहाई तफसीली साइंसी काम था। लेकिन उनका काम सिर्फ जानवरों तक ही महदूद नहीं रहा। अपनी किताब खल्कुल इंसान में उन्होंने इंसानी जिस्म की साख्त पर भी गहरी तहकीक की। ये किसी एक मौजू पर गहराई से रिसर्च करने का एक नया मयार था। अब हम एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी किताब की तरफ बढ़ते हैं जिसका असर इतना गहरा और इतना वसी था कि उसने सदियों तक दुनिया भर में तिब की सिमत का तयन किया। बू अली सीना, जिन्हें मगरब में एविसीना के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लिखी अल कानून फित तिब, यानी द कैनन ऑफ मेडिसिन। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया था जो सदियों तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटियों में बुनियादी निसाब का हिस्सा रहा। जी हाँ, 600 साल से भी ज़्यादा अरसे तक। ज़रा तसव्वुर करें, 6 सदियों तक। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे बू अली सीना की किताब से गुजरना ही पड़ेगा। इससे अंदाज़ा होता है कि इस किताब का असर कितना ज़बरदस्त और गैर मामूली था। इल्म की इस बुनियाद ने मज़ीद अमली दरियाफ्तों का दरवाज़ा खोला। अब साइंसदान सिर्फ बीमारियों की लिस्ट नहीं बना रहे थे, बल्कि वो इंसानी जिस्म के अंदरूनी निज़ामों का नक्शा तैयार कर रहे थे, ये समझने के लिए कि ये आखिर काम कैसे करता है। और यहाँ अबू अल कासिम अज़-ज़हरावी का जिक्र बहुत ज़रूरी है, जिन्हें जदीद सर्जरी के बानियों में शुमार किया जाता है। वो सिर्फ ऑपरेशन नहीं करते थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा सर्जिकल आलात इजाद किए और मसाने से पथरी निकालने जैसे पेचीदा ऑपरेशंस पर महारत हासिल की, जिसने अनगिनत जानें बचाई। और आंखों के इलाज में ज़रा इल्म की गहराई तो देखें। स्क्रीन पर 2 नाम हैं, बू अली सीना और अली बिन ईसा। हैरत की बात यह है कि दोनों ने अलग अलग काम करते हुए आंखों की 130 बीमारियों की तशखीस की और उनकी तफसीलात लिखीं। ये इस दौर के तहकीकी मयार और इल्म की वसअत का मुंह बोलता सबूत है। और फिर बिसारत के मैदान में तो एक इनकलाब आ गया। सदियों से कदीम यूनानी नजरिया ये था कि हमारी आंखें रोशनी की शुआएं निकालती हैं जो चीज़ों से टकराती हैं।
लेकिन इब्नुल हैसम ने तजरबात से साबित किया कि ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि आंखें रोशनी खारिज नहीं करती बल्कि वसूल करती हैं, और हमारी आंख का पर्दा यानी रेटिना ही बसीरत का असल मरकज है। इस एक दरियाफ्त ने ऑप्टिक्स की पूरी साइंस को बदल कर रख दिया। लेकिन शायद सबसे अहम दरियाफ्त अभी बाकी थी, एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ जो इंसानी जिस्म के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था, हमारे अपने अंदर मौजूद जिंदगी की शाहराहों का नक्शा। ये 13वीं सदी की बात है। इब्न नफीस ने पहली बार इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश, खास तौर पर पल्मोनरी सर्कुलेशन को बिल्कुल ठीक-ठीक बयान किया। यानी खून दिल से फेफड़ों में कैसे जाता है, साफ होता है और फिर वापस दिल में आता है। और ये दरियाफ्त मगरिब में विलियम हार्वी से तकरीबन 300 साल पहले की गई थी। यही तो जदीद फिजियोलॉजी की बुनियाद है। तो इन तमाम दरियाफ्तों का मजमूई असर क्या था? ये सिर्फ अलग अलग कामयाबियां नहीं थीं, बल्कि ये वो बुनियाद थी जिस पर आज की जदीद साइंस की पूरी इमारत खड़ी है। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक इन अजीम साइंसदानों ने हैवानियात से लेकर सर्जरी, तिब, बसारत और फिजियोलॉजी तक हर शोबे में वो बुनियादें रखीं जिन पर आज की दुनिया कायम है। उनका काम महज तारीखी नहीं बल्कि जिंदा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर बायोलॉजी और मेडिसिन की बुनियादें इस दौर में इतनी मजबूती से रखी गईं, तो फिर हमारी आज की दुनिया के और कौन-कौन से सुतून हैं, जैसे कि रियाजी, केमिस्ट्री, फल्कियात, जो इसी सुनहरी दौर में तामीर हुए? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।